नमस्कार साथियों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार जंक्शन पे स्वागत है। उम्मीद है आप सभी का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होगा और आप काफ़ी अच्छे से तैयारियां कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन जो ग्रेड 4th का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अभी चल रहा है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको केवल ये वीडियो देखना है और ये वीडियो जब आप देख लेंगे कंप्लीट, ये आपका 10 से 15 मिनट का जो वीडियो है, अगर आप इसे कंप्लीट देख लेते हैं तो आपके सभी सवाल जो हैं, जो आपके मन में है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, जो आपके मन में एक डर है, वो डर भी हट जाएगा। और मैंने यहाँ पे ये चोरू मंडल का आप वीडियो देख रहे हैं, चोरू मंडल के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसमें मैंने एक दिव्यांग कैंडिडेट के साथ में, आप अंदर भी जा सकते हो, तो मैं अंदर गया हूँ, तो मैंने पूरी डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन की प्रोसेस है, वो पूरी प्रोसेस यहाँ पे देखी है। कौन कौन से समस्याएं हैं जो एक कैंडिडेट को फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि कैंडिडेट के साथ में पूरे समय वहाँ पे रहा हूँ। तो यहाँ पे अपन पूरी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली जो आपका सभी 9 शिक्षा मंडलों पे जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, तो उसके बारे में अपन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। उसके बाद में यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट के जो सवाल हैं, वो सवाल भी यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। एक एक का रिप्लाई मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो आप वीडियो पे बने रहिए। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली सभी अपडेट यहाँ पे आपको सबसे पहले मिल पाएंगी। दोस्तों, सबसे पहली सलाह तो आपको ये है कि आपका जिस भी शिक्षा मंडल पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट में नाम है, आपको केवल उसी शिक्षा मंडल के दिशा निर्देशों का पालन करना है। जब हम चोरू मंडल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे थे, तो मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो कि जयपुर मंडल की चेकलिस्ट लेकर घूम रहे थे। तो उस चेकलिस्ट का वहाँ पे कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जो चोरू मंडल की जो पीडीएफ है, उसमें जो चेकलिस्ट है, उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, केवल वही डॉक्यूमेंट वहाँ पे चलेंगे आपके, क्योंकि वहाँ का जो स्टाफ है, उसको वही निर्देश मिले हैं, तो वो सेम टू सेम वहीं होने चाहिए। ये सबसे बड़ी समस्या बच्चों के सामने थी। दूसरी बात ये है दोस्तों, कि आपको फ़ाइल कैसी तैयार करनी है। तो आपको जो कागज़ की जो फ़ाइल आती है, अभी मैं आपको फ़ोटो भी दिखा दूँगा। देखिए स्क्रीन पे अभी आप जो फ़ोटो देख रहे हैं, ये वाली आपकी फ़ाइल वहाँ पे चलने वाली है। इसके अलावा जो भी प्लास्टिक की फ़ाइल आती हैं, या फिर जो चेन के द्वारा जो फ़ाइलें बंद होती हैं, वो फ़ाइलें वहाँ पे बिल्कुल से भी नहीं चलेंगी। आपको 2 सेट बनाने हैं और दोनों सेट ऐसी फ़ाइल में आपको बनाने हैं। अब दोस्तों, अपन चेकलिस्ट की बात कर लेते हैं कि चेकलिस्ट को किस तरीके से फ़िल करना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट आने वाले हैं। तो ये चोरू मंडल की ही एक कैंडिडेट की चेकलिस्ट है, जो कि यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपना यहाँ पे फ़ोटो जो है वो डाल देना है। यहाँ पे आप फ़ोटो अपना गोंद से अच्छी तरीके से चिपका लेंगे। आपको 2 सेट तैयार करने हैं दोस्तों, ठीक है। अब उसमें क्या है कि आपका जो नाम है, अब दोस्तों आपको फ़ोटो लगाने के बाद में यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी। अब आपकी जो ईमेल आईडी, आपने जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म फ़िलअप किया था, उस समय जो आपने ईमेल आईडी दी, वहीं आपको ईमेल आईडी यहाँ पे देनी है। और अगर वो ईमेल आईडी साइबर कैफ़े वाले की थी, या फिर किसी और की ईमेल आईडी है, या फिर वो बंद हो चुकी है, तो यहाँ पे आप नई ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर आ जाएंगे, जो कि अभी चालू हैं, चाहे एप्लीकेशन फॉर्म में इससे डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पे आपकी जन्म तिथि और जेंडर आ जाएगा, और आपकी जो एज है, अब कुछ लोग इसको भी काउंट कर रहे हैं। थोड़ा सा एप्लीकेशन फॉर्म को आप, जब आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था, उसका प्रिंट आउट अगर आपके पास है, तो आप उसमें देखिए, ये चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। वहाँ पे ऑलरेडी आपसे काउंट करके ये चीज़ दे रखी है, तो वहाँ से ये चीज़ आपको कॉपी करके फिल कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको सभी दस्तावेज़ लगाने हैं क्रम वाइज। अब यहाँ पे देखिए, कुछ कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ही स्क्रूटनी फॉर्म जो है वो इसमें संलग्न कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र लिखा है, यानी कि आपका एप्लीकेशन फ़ॉर्म और उसके अतिरिक्त स्क्रूटनी फ़ॉर्म, ये दोनों चीज़ होनी चाहिए। सबसे ऊपर एप्लीकेशन फ़ॉर्म आएगा, और उसके फिर नीचे क्या आएगा, आपका स्क्रूटनी फ़ॉर्म आएगा। स्क्रूटनी फ़ॉर्म में एक सवाल ये था
कि कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं कि उसमें जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसमें गेजेटेड ऑफिसर के साइन अभी चाहिए होंगे या नहीं। तो वो बिल्कुल से भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्क्रूटनी फॉर्म में जब आप प्रिंट कर रहे हैं तो वो ऑनलाइन जो ऑटोमेटिक जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म फिल होता है तो वो उसका प्रिंट आउट है, तो उसमें नहीं चाहिए आपके, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो मार्कशीट है वो यहाँ पे आ जाएंगी। और मार्कशीट में आपको क्या है कि जैसे कि आपके यहाँ पे 10th आपका क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, तो आपकी 10th जो मार्कशीट है उसकी ही जो जारी करने की तिथि है वो आएगी। उसके बाद में 10th के नीचे आप लगाएंगे अपनी 12th की, उसके नीचे आपकी ग्रेजुएशन की। इसके अतिरिक्त आपने जो भी कोई सर्टिफिकेट है, जैसे किसी ने RSCIT लगाया था उस टाइम, या जो भी बीएड वगैरह भी लगाया था, तो वो इसके आप नीचे लगाएंगे, ठीक है। और उन पे पेज नंबर भी देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका जो एप्लीकेशन और स्क्रूटनी फॉर्म है उसमें 13 पेज है, तो यहाँ पे पेज आ जाएगा 1 से लेकर के 13। अब जो आपने 10वीं की मार्कशीट दी है उसके 14 नंबर है, और जो आपकी 12वीं की मार्कशीट है उसके आपने 15 नंबर दिए हैं। यहाँ ऊपर कोने में नंबर आपको लिखने हैं। तो फिर यहाँ पे क्या जाएगा, 15 से लेके और आपके जितने भी हैं, जैसे 5-6 डॉक्यूमेंट हैं आपके क्वालिफ़िकेशन के, तो 15 से लेकर के 19 या 20 तक यहाँ पे नंबर आ जाएगा। और यहाँ पे जो डेट आएगी वो केवल 10वीं की डेट आएगी, ठीक है। उसके बाद में आपका मूल निवास प्रमाण पत्र। अब मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर भी काफ़ी लोगों के सवाल हैं कि सर मेरा 5 साल पुराना है, मेरा 10 साल पुराना है, मैंने 2 बना लिए हैं, तो क्या मुझे एफ़िडेविट चाहिए होगा। दोस्तों, आप लोगों ने सवाल पूछ पूछ के एफ़िडेविट को मजाक बना दिया है। एफ़िडेविट नहीं, वो कोई मतलब वो नहीं होता क्या, कोई 5-10 रुपये का कागज़ बना दिया उसको। एफ़िडेविट क्या होता है दोस्तों? एफ़िडेविट होता है जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके 10th की मार्कशीट के अंदर आपका नाम है और आपके पिता का नाम है, तो वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। एफ़िडेविट भी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन जाता है। जो कोर्ट होता है, कोर्ट के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति है वो कुछ बयान करता है तो वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन गया। लेकिन कोर्ट के बाहर अगर कोई भी व्यक्ति कुछ बयान करता है और उसे चाहिए कि वो उसे एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाना है, तो अपन स्टाम्प वहाँ पे यूज करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मूल निवास प्रमाण पत्र है तो इसमें क्या स्टाम्प लगेगा? कोई स्टाम्प नहीं लगना इसमें। अगर आपने नया और पुराना आपके पास है तो आप दोनों यहाँ पे अटैच कर दीजिए, उस पे दोनों पे नंबर दे दीजिए। जैसे नया है उसको आपको आगे अटैच करना है और उसके जस्ट पीछे 22 नंबर लगा के और पुराना आप अटैच कर दीजिए कोने के अंदर, ठीक है। और दोनों यहाँ पे आप लगा दीजिए। पर ध्यान दीजिए, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो उसमें जो अपन डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो हमेशा उसके नंबर मांगे जाते हैं कि उसका सीरियल नंबर क्या है। तो जो आपने वहाँ पे जो सीरियल नंबर दिया था वो डॉक्यूमेंट तो आपके पास होना ही चाहिए, चाहे वो 15 साल पुराना है, चाहे वो 10 साल पुराना है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए और वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच भी होना चाहिए। उसके बाद में है कास्ट। कास्ट के अंदर भी जब मैं जिस कैंडिडेट के साथ में गया था उस कैंडिडेट ने एफ़िडेविट बना रखा था, तो वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे उन्होंने बोला कि जब आपने कास्ट सर्टिफिकेट बना लिए हैं नए, तो फिर इसमें एफ़िडेविट की कोई ज़रूरत नहीं थी। वैसे भी आपने अपने पैसे ख़राब किए हैं इसमें, क्योंकि आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनता ही नहीं अगर आपने कैटेगरी चेंज की होती हो। तो ये भी बात उनकी सही थी, बेवजह पैसे कुछ लोग ख़राब कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास 2 ओबीसी के प्रमाण पत्र हैं या चाहे आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आप दोनों को अटैच कर सकते हैं। जो नया है उसको आप आगे रखेंगे और जो पुराना है उसको उसके नीचे रखेंगे और दोनों के यहाँ पे नंबर देंगे। जो नया वाला है उसी की यहाँ पे आपको डेट डालनी है। उसके बाद में जिस भी आप कैटेगरी से अगर हैं, कोई अतिरिक्त आपकी कैटेगरी है, जैसे कि अभी तो शायद नॉर्मल जो कैंडिडेट हैं उनका डीवी शुरू हो जाएगा, तो उसके अलावा भी अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। उसके बाद में अपन दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे आपको जैसे कि कुछ और शिक्षा मंडल है वहाँ पे तो अलग से दे रखा है कि अंतिम जो संस्था है उसका आपका चरित्र प्रमाण पत्र, उसके लिए अलग से नंबर दे रखा है। लेकिन जो चूरू मंडल है उसमें ये 2 ही दे रखे हैं, तो यहाँ पे आपको तीनों संलग्न करने हैं।
यानी कि तीनों चरित्र प्रमाण पत्र इसी क्रम में लगाने हैं। और उसमें जो सबसे लास्ट में जो लेटेस्ट बना है उस पे उसकी तारीख यहाँ पे आ जाएगी। और जो जो पेज संख्या है जैसे कि 22 से लेकर के और 22, 23 और 24 पे अगर है तो 22 से लेकर 24 तक यहाँ पे पेज नंबर आ जाएंगे आपके। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो संविधान शपथ पत्र है ये आपको सादे कागज़ पे जो सेट पहला है उसमें क्या है कि जो ओरिजिनल आपने A4 साइज़ का पेज लेके निकाला था ओरिजिनल वाला, तो वो आपको यहाँ पे लगाना है ओरिजिनल वाला। ठीक है, सेट एक के अंदर। उसके बाद में वचनबंध, ये भी आपको जो ओरिजिनल है वो लगाना है। उसके बाद में आपको संविधान लगाना है। दहेज के लिए जो भी कैंडिडेट अविवाहित हैं तो उन्होंने दहेज के लिए अविवाहित और दहेज वाला जो एक ही है, ठीक है, तो ये दोनों आपको यहाँ पे लगा देने हैं। यानी कि जो अविवाहित कैंडिडेट हैं उन्होंने जो अपना अविवाहित बनाया था उसमें दहेज का पॉइंट है, तो यहाँ पे अगर आपके लिए दहेज का पूछ रखा है तो यहाँ पे दहेज का आप जो ओरिजिनल आपका जो आपने एफिडेविट बनवाया था वो यहाँ पे आपको लगाना है और उसकी डेट यहाँ पे आपको लगानी है। और उस पर अगर डिजिटल है तो 2 पेज होंगे और अगर जो पहले वाला होता है वो फॉर्मेट है तो उसमें एक ही पेज होता है, तो एक पेज आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पेज का सीरियल नंबर लिखना है, पेज की संख्या नहीं लिखनी है कि एक लिख दिया, नहीं। जैसे कि ये शायद 29 या 30 पे आएगा तो आपको 29 या 30 नंबर यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद में विवाह प्रमाण पत्र, अगर आप विवाहित हैं तो आपका विवाह प्रमाण पत्र होना चाहिए। संतान संबंधी घोषणा पत्र, अब कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे वहाँ पे कि वो कह रहे थे कि हम तो अविवाहित हैं, उसके बाद में भी उन्होंने संतान का बनवा रखा है। तो दोस्तों ये तो मतलब बिल्कुल से थोड़ा सा सेंस आपको भी होना चाहिए चीज़ों का कि जब आप अविवाहित हैं तो संतान का क्यों बनवा रहे हैं। इसमें तो ऑप्शन आएगा ना, सभी लोगों के लिए ऑप्शन है, तो जो विवाहित हैं केवल उनके लिए ये ऑप्शन लागू होता है। उसके बाद में जो आपका सामान्य घोषणा पत्र है उसका ओरिजिनल शपथ पत्र लगेगा सेट एक के अंदर और उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी सेट 2 के अंदर। उसके बाद में विकल्प पत्र, विकल्प पत्र को लेकर भी काफ़ी लोग कन्फ्यूज हैं। मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो कि विकल्प पत्र लेकर घूम रहे थे। दोस्तों विकल्प पत्र किसके लिए होता है, जो टीएसपी के डूंगरपुर बांसवाड़ा वहाँ के जो कैंडिडेट हैं और उनके अच्छे मार्क्स हैं और वो नॉन टीएसपी यानी कि जनरल अच्छी रैंक में आ रहे हैं, उनकी 10-12 हज़ार में रैंक आ रही है, तो वो कैंडिडेट क्या है कि उनके पास अब 2 विकल्प हैं। या तो वो डूंगरपुर बांसवाड़ा जो कि टीएसपी एरिया वहाँ पे नौकरी कर सकते हैं, या फिर वो चाहें तो वो नौकरी कर सकते हैं अपने जयपुर जो भी यहाँ पे नॉन टीएसपी जो एरिया है वहाँ पे नौकरी कर सकते हैं। लेकिन उनको दोनों में से एक ही जगह चूज करनी है, तो इसलिए उनके लिए विकल्प पत्र का प्रावधान किया गया है। अब इसको नॉन टीएसपी वाले भी भर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए, अगर किसी चीज़ का ध्यान नहीं है तो आप थोड़ा सा इसके बारे में सर्च कीजिए, कुछ भी चीज़ भरने से पहले सर्च तो करनी चाहिए। 70% लोगों ने तो ये विकल्प पत्र भर रखा है और स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर अपलोड भी कर रखा है। उसके बाद में आपका नमूना हस्ताक्षर प्रारूप, तो ये भी आपका जो सेट 1 है उसमें ओरिजिनल आएगा और जो सेट 2 है उसमें आपकी इसकी फ़ोटोकॉपी आएगी। उसके बाद में आपका स्वयं का फ़ोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड इसमें आप लगाएंगे। तो आधार कार्ड में भी कुछ लोग हैं कि वो बोलते हैं कि उसकी जो इश्यू डेट है वो नहीं है। ये आपका जैसे कि आधार कार्ड है, ठीक है, आप जब आपका आधार कार्ड में यहाँ पे आपका फ़ोटो है, यहाँ पे आपका नाम वगैरह है, तो आप देखेंगे कि ये जो एरिया है ना, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपकी डेट है, इश्यू डेट, तो वो आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, अब कुछ बात कर लेते हैं कि कुछ और प्रश्न है बच्चों के। अब कुछ मैंने एक यूट्यूब वीडियो अभी रिसेंटली अपलोड किया था तो उस पर काफ़ी वहाँ पे कमेंट आए थे, तो मैंने यहाँ पे उनको भी ले लिया है ताकि अगर आपके मन में भी ऐसे प्रश्न हो तो यहाँ पे आपको उनका जवाब मिल पाएगा। ये एक कैंडिडेट हैं, इन्होंने पूछा है कि चूरू में 10-11 बजे तक पहुँच सकते हैं। बिल्कुल 5 बजे तक का टाइम है, अगर आप 4:50 पे भी वहाँ पे पहुँचते हैं तो भी आपको एंट्री है। और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 6 बज जाते हैं, 6 बजे तक भी होते हैं बच्चों के, तो आप आराम से वहाँ पे जा सकते हैं। और वहाँ पे आपको टोकन दिया जाता है, जैसे आप जल्दी जाएंगे, जैसे कि 8 बजे टोकन मिलना शुरू हो जाता है, तो 8 बजे जो कैंडिडेट जाएगा उसको टोकन मिलेगा, जैसे उसको टोकन मिलेगा 1 नंबर का, ठीक है। अब उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 नंबर पे होगा। और अगर कोई कैंडिडेट जाएगा 2 बजे तो फिर उसको
400-500 नंबर का टोकन मिलेगा, तो फिर उसका लेट होगा। तो ऐसे आपको टोकन नंबर मिलेंगे। कुछ संभाग ऐसे हैं जहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट डाल रखा है कि आपको 12 बजे आना है। जैसे जोधपुर है, जोधपुर के अंदर डाल रखा है कि आपको 12 बजे आना है, 10 बजे आना है, इतने बजे आना है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको जाना है। अगला प्रश्न है, स्क्रूटनी फोरम में RSCIT में VMOU कोटा की जगह जिस सेंटर से किया था उसका नाम लिख दिया, तो एफिडेविट लगाना पड़ेगा क्या? एफिडेविट नहीं है, शायद कोई मेहंदी का वो जो फॉर्मेट होता है ना, वो बन गया है। इसमें कोई एफिडेविट क्या क्या एफिडेविट लगना है इसके अंदर? कुछ भी एफिडेविट इसमें नहीं लगना है। आपने अगर उसमें ये मिस्टेक है तो हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे तो वहाँ पे सही कर सकते हैं इसको, और इसका कोई एफिडेविट नहीं बनना है। एफिडेविट बनता है किसके लिए गुड़िया? एफिडेविट बनता है कि कोई मिस्टेक है और वो मिस्टेक सही नहीं हो सकती। अब आपको उस मिस्टेक को जेन्युइन बनाना है, यानी कि उस मिस्टेक को आपको वास्तविक बनाना है, उसके लिए एफिडेविट बनना है। हाँ, चोरों के अंदर टोकन नंबर से बुला रहे हैं, बाकी में जो है वहाँ पे आपको कुछ ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे बिना टोकन नंबर के बुला रहे हैं। आय प्रमाण पत्र केवल उन कैंडिडेट को चाहिए जिन कैंडिडेट ने, जब एप्लीकेशन फॉर्म अपन फिलअप करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि आपकी आय 2.5 लाख रुपए से कम है या अधिक। अगर आप वहाँ पे 2.5 लाख रुपए से कम आय को चूज करते हैं तो आपको आय प्रमाण पत्र चाहिए होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो आप अपने फॉर्म के अंदर देखिए कहीं पे भी कोई ऑप्शन है क्या जहाँ पे आपने 2,50,000 से आय को कम बता रखा है। अगर नहीं बता रखा है तो आपका EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट अगर बन चुका है तो अब आपको वहाँ पे आय प्रमाण पत्र दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और वो देखेंगे भी नहीं। देखिए, इन्होंने पूछा है कि SC कैटेगरी की जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र इनके पास नए भी हैं और पुराने भी हैं, तो आपको दोनों साथ में लेके जाने हैं, और दोनों को आप जो भी लेटेस्ट है उसको पहले दिखा दीजिए, और जो पुराने हैं उनकी कॉपी उनके जस्ट पीछे लगा दीजिए। मैंने जिस कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ रह के करवाया था उस कैंडिडेट का मूल निवास 2008 का बना हुआ था, और कास्ट सर्टिफिकेट भी 2015 के आसपास का बना हुआ था। पर उस कैंडिडेट ने क्या किया कि अभी रिसेंट नए बनवाए थे, तो दोनों चीज़ें वहाँ पे उन्होंने जो टीम थी उसको दिखा दिया, तो टीम संतुष्ट हो गई कि हाँ, आप जो है इस समय से लेकर इस समय तक इसी कैटेगरी के अंदर बिलोंग कर रहे थे। ये चीज़ आपको अगर जाननी है तो चूरू मंडल की अगर मैं बताऊं तो चूरू मंडल में लगभग 4-5 किलोमीटर दूर है। जोधपुर जो मंडल है, जोधपुर में बिल्कुल से आपका 1 किलोमीटर से भी कम है, क्योंकि जो कोर्ट है रोटरी चौराहा, वहीं पे कोर्ट है, तो वहाँ पे तो आपको पैदल भी जाके आप कर सकते हैं, 10-15 मिनट का रास्ता भी नहीं होगा। 1 किलोमीटर ही है, आपको एक पुलिया क्रॉस करना पड़ता है। अब ये चीज़ अगर आप कैसे चेक करेंगे, तो ये चीज़ चेक करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका स्कूल है उसका नाम लगाना है, उसके बाद में आपको लगाना है वहाँ का SDM ऑफिस, कि वहाँ का SDM ऑफिस कहाँ कितनी दूर है, ठीक है, या फिर आप कलेक्ट्रेट बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे लगानी है। जब आप ये गूगल मैप के अंदर लगाएंगे तो आप खुद ही पता आपको लग जाएगा, ये चीज़ें आपको पूछने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। कुछ चीज़ें हैं जो अपन खुद भी थोड़ा बहुत सर्च करके और जान सकते हैं, ताकि असुविधा में अपन ना पड़ें। आपने करवा लिए तो अच्छी बात है, और उसमें आवश्यकता नहीं है अभी। पहले सेट के अंदर जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो तो दोनों सेट के अंदर कॉमन ही रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। हर एक डॉक्यूमेंट जो है आपका वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी कि हर एक पेज, अगर इसमें 40 पेज होते हैं तो 40 पेज में सेट एक जो है उसमें कुछ डॉक्यूमेंट है, जैसे संविधान वाला है, या फिर आपकी संतान संबंधी घोषणा का है, या फिर आपके शपथ पत्र हैं, इनको तो आपने ऑलरेडी अटेस्टेड कर रखा है, तो इन पे तो आपको साइन करने नहीं है। इसके अतिरिक्त जितनी भी कॉपी लगती हैं तो उन पे हर एक पेज पे आपको करना है। जैसे कि स्क्रूटनी फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म है,
तो उसमें लगभग 13 पेज होंगे। एक जो आपकी फ़ीस की रिसिप्ट है 100 रुपये की, तो उसमें भी एक पेज, तो कुल मिला के 13 पेज आपके होने वाले हैं। तो आपको 13 के 13 पेज पे नीचे साइन करने हैं और आपको पर्याप्त समय दिया जाता है वहाँ पे कि आप कोई भी अगर मिस्टेक हो चुकी है आपसे तो वो आप वहाँ पे सही कर लें। और आप जो भी जैसे फ़ाइल है, तो आपको फ़ाइल जैसे ये फ़ाइल होती है, ठीक है, तो एक तो आपको फ़ाइल को यहाँ से बांधना है जो मेन फ़ाइल है उसके साथ में, ठीक है, और एक को आपको कोने से उसको जो है कोने से भी आपको उसको बांधना है। तो ये दोनों तरीके से आप उसको बांध सकते हैं। अब उनको तो ये तो चीज़ पता नहीं है ना कि भाई जो साइन किए हैं आपने वो उनके जाली हैं, तो वो तो इस चीज़ का ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आप यूट्यूब पे ये चीज़ें लिख रही हैं, तो हो सकता है कि आप नौकरी लगने के 3-4 साल बाद में सबको बता दें कि वो फर्जी साइन किए थे मैंने उस टाइम। तो यह आगे चल के आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो आप खुद ही अपने लिए दिक्कत क्रिएट कर सकती हैं, वैसे कोई दिक्कत इसमें है नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।